तो कल हम कर रहे थे एक एग्जाम्पल जिसमें पूछा गया था कि क्या 0.46 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश संभव है, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये भी आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से होगा। इसमें हमारे पास हमें पता है कि आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत Q बराबर NE प्लस माइनस होता है। ये सूत्र हमें याद रखना है, इसी सूत्र से ये क्वेश्चन होंगे। तो Q हमारे पास है 0.64 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। N हमारे पास है नहीं, ये ज्ञात करना है। और ये जो है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ऐसा आवेश संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटीकरण में हमने पढ़ा था कि आधा इलेक्ट्रॉन होना, 2.5 इलेक्ट्रॉन होना, 1.5 इलेक्ट्रॉन होना संभव नहीं है। तो इन संख्याओं के बीच में कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर बीच की संख्या आती है इसका मतलब आवेश संभव नहीं है। और E का जो मान हमें पता है, E क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसी से हमारे पास आ जाएगा N का मान हम ज्ञात करना चाहते हैं तो N यहीं रखें तो हमारे पास आ जाएगा Q बटे में E। N बराबर Q हमारे पास है 0.64 इंटू 10 की पावर -19 बटे में E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दशमलव हटेगी, इधर 10 आ जाएगा और इधर से दशमलव हटेगी, इधर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, एक 0 कट जाएगा। इधर 16 रह गया, इधर 64 है। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 × 48, 16 चौके 64। तो आंसर हमारे पास आ गया N बटे में 4 बटे में 10 यानी कि 0.4, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0.4 आधी से भी कम है। का मतलब आवेश है क्या? इसमें देखें आप, चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करके है तो यस लिखें और नहीं है तो नो लिखें। है तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। देखो भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि आवेश की जो Q की जो N की जो संख्या आई है वो 0.4 आई है, जबकि इन संख्याओं में 0.4 नहीं आता है। 0 के बाद सीधा 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ये आना चाहिए। बीच की संख्या नहीं आना चाहिए। और बीच की संख्या आती है N का मान, इसका मतलब है वो आवेश संभव नहीं है। तो आप बताएं, क्या ये आवेश संभव है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या ये आवेश संभव है? ये बताएं आप करके। अपनी कॉपी में फटाफट से करें, वीडियो ऑन करें और मेरे को दिखाएं एक एक करके। मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। एक बार कर लो।
अब आगे करें, ये क्वेश्चन करके बताएं। 64 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, क्या ये आवेश संभव है? Q बराबर इतना आवेश संभव है क्या? जिसने कर लिया है कमेंट में यस लिखें और अपनी वीडियो को ऑन करें और कॉपी दिखाएं। कॉपी दिखाएं राहुल कुमार, अपनी वीडियो ऑन करके कॉपी सामने कर दे। अंधेरा है। कितनी संख्या आ रही है? एन का मान नहीं दिख रहा, कितना लिखा है तूने? 40। हाँ ठीक ठीक है, वेरी गुड। राहुल कुमार के बाद, हाँ राहुल कर दिया, दिखा कॉपी। साफ नहीं दिख रही, थोड़े आगे पीछे कर। कॉपी थोड़ी आगे पीछे कर, रुक गई है। पुष्पा अपनी कॉपी दिखाएगी। पुष्पा अपनी कॉपी दिखाओ। नहीं, वीडियो नहीं ऑन हो रही है ना। चलो कोई बात नहीं, आंसर आपका 40 आना चाहिए। 40 इन संख्याओं में आता है कि नहीं आता? आता है, इसलिए ये आवेश संभव है, लेकिन ये आवेश संभव नहीं है। तो क्या हुआ भाई, इस दशमलव ने काम खराब कर दिया, सब काम खराब कर दिया दशमलव ने। तो ये तो था भी आवेश का क्वांटीकरण, और कल से हम इसे किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देखे हमने। अब हम करेंगे कूलाम नियम। वैज्ञानिक कूलाम था भाई, उसने 1785 के अंदर एक नियम दिया, यदि दो आवेश स्थिर है तो इन दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग सकता है। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो एक एक करके आराम से लिखें। तो सबसे पहले लिखें, ये नियम वैज्ञानिक कूलाम द्वारा
सन 1785 ईस्वी में दिया गया था। यदि कोई दो बिंदुवत आवेश स्थिर अवस्था में है, जिनके आवेश Q1 व Q2 है, तथा इन आवेशों के मध्य दूरी r है, तो कूलाम नियम के अनुसार स्थिर अवस्था में स्थित दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल निम्न 3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के, दोनों आवेशों के, सीधा लिख दो, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात ये, अर्थात हमने दो आवेश लिए हैं F समानुपाती Q1 Q2, ये हमारा कथन 1 है। हमने जो बात करी है उसका डायग्राम अगर बनाना चाहें तो ऐसा बनेगा। ये दो बिंदुवत आवेश हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, और इन दोनों के बीच की ये दूरी R है। तो ये कथन 1 है। कथन 2 के अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती, अब देखो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मध्य दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 में R स्क्वायर के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। 1/r स्क्वायर के समानुपाती होती है और R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 2 नंबर। और तीसरी बात, बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये है कूलाम नियम। इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे आएगा ये।
तो कथन एक व, अब यहां पे लिखेंगे कथन एक व दो को संयोजित करने पर, जिसको हम बोल सकते हैं इकट्ठा करने पर, तो एक व दो को संयोजित करोगे तो अपने लिखेंगे F समानुपाती, ऊपर वाला ऊपर लिखा जाएगा और नीचे वाला नीचे लिखा जाएगा। यह हमारा तीसरा कथन हो जाएगा। अब इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, याद रखना। और यहां तक ये जो किया है हमने, ये कथन है। जिसमें बराबर का निशान नहीं आता है उसको समीकरण नहीं कह सकते, वो होगा कथन। समीकरण का मतलब है समान बराबर हिस्से दोनों साइड, तो उसको हम समीकरण बोलते हैं, और ये है समीकरण नंबर 1। तो आप ऐसे मत सोच लेना कि सर ने यहां पे भी एक दे दिया और यहां पे भी एक दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 हमें प्राप्त हो गई है। और जहां k एक नियतांक है, जिसे विद्युत बल नियतांक बोलते हैं, बल नियतांक कहते हैं। अब k का जो मान है दो बातों पे निर्भर करता है, एक माध्यम पर, दूसरा मात्रक पर। माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम किस प्रकार का है उसकी प्रकृति पर, और दूसरा इसकी मात्रक पद्धति पर। मात्रक पद्धति कौन सी यूज कर रहे हैं इस पे निर्भर करता है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SI पद्धति की। SI पद्धति, और माध्यम की जगह हम ले रहे हैं निर्वात। तो SI पद्धति में k का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब आपको ये लगेगा कि ये इतना बड़ा मात्रक आया कहां से, तो अपने अभी निकाल लेते हैं। हमने किसका मात्रक निकालना है, k का। तो k का मात्रक निकाल लेंगे, k को वहीं रखोगे, r जो r स्क्वायर है इसके गुणा में आ जाएगा FR स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर, मतलब Q1 Q2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि पल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और आवेश का मात्रक कूलम होता है, 2 बार आवेश है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से k का मात्रक निर्धारित हो जाएगा SI पद्धति में। इसी प्रकार इसका एक और वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई, ये जो चिन्ह लगा रखा है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट मीन्स 0, एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं, सीधी भाषा में एप्सिलॉन 0 बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको। ये भी किसका है मान, k का है।
किस पद्धति में? एसआई पद्धति में। याद रखना, आज शायद आपके 2 तारीख को टेस्ट होगा, उस 2 तारीख के टेस्ट में जितना हो जाएगा उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब हमने के के मात्रक की बात कर ली, के का मात्रक हमने निकाल लिया है, दोबारा से निकाल सकते हैं। के की विमा, के की विमा, तो विमा क्या होगी भाई? वही सूत्र लगेगा, के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर बटे में Q1 Q2। इसी से आ जाएगा हमारे पास, इसकी विमा निकालेंगे तो बल की विमा होती है M1 L1 T-2, ये बल की विमा होती है भाई, और दूरी की विमा होती है L, 2 बार है तो L स्क्वायर, और आवेश की विमा होती है, देखो भाई धारा जो होती है वो Q बटे में T होती है ना, इसी से Q बराबर I T हो जाएगा। ये भी मूल भौतिक राशि है, विद्युत धारा भी मूल भौतिक राशि है और समय भी मूल भौतिक राशि है, इसलिए आवेश की जो विमा हो जाएगी A T हो जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे Q 2 बार है तो A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है और मेरी स्पीड अगर ज्यादा लग रही है तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, सर थोड़ा सा स्लो कर दें। अब देखो, इसको अपने सही करके लिखते हैं तो इसकी जो विमा आएगी वो आएगी M1 L1 यहाँ, L2 यहाँ है, तो कितने हो गए? L3 T ये ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे इसको काट दोगे, काटना नहीं है, ये माइनस का है, ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो T की पावर -4 और A -2, ये इसकी विमा हो जाएगी। मात्रक हो गया, इसकी विमा हो गई। अब इसमें एक और नई चीज आ गई, जहां एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है जिसे नोट है तो निर्वात की विद्युतशीलता, नोट लगा है तो निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान E नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका मात्रक कहां से आया? इसकी मात्रक की बात करते हैं। K इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन को इधर ले जाते हैं और K को इधर ले आते हैं। जो K का जो मात्रक होगा वो उल्टा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम K का मात्रक यहां लिख दें 1 में, K का मात्रक हम अगर लिख दें तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरी मात्रक पद्धति की, एसआई की।
इससे पहले निर्वात तो हमने कर लिया, माध्यम के लिए करेंगे। माध्यम के लिए किस पद्धति में? वही एसआई पद्धति चलेगी। तो एसआई पद्धति में जो बल को लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। नोट नहीं लगेगा, माध्यम के लिए नोट नहीं लगेगा। या तो यहाँ एम लगा सकते हो या बिना एम के भी इसको छोड़ सकते हो। Q1 Q2 बटे में R² लिख सकते हैं। जहां एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको। और इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। कौन सा माध्यम किस प्रकार का है उस माध्यम पर निर्भर करता है। और एक होता है पैरा वैद्युतांक, या इसको कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता भी इसको बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन नोट से, और ये इक्वल होता है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है या पैरा विद्युतांक कहलाता है। ये बात हमें याद रखनी है। ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मात्रक नहीं होता है और विमा भी नहीं होती है। मात्रकहीन और विमाहीन राशि है ये। तो ये तो बात थी माध्यम के लिए। माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता है उसको एप्सिलॉन से या इसके नीचे एम, पैरों में सब्सक्रिप्शन एम लगा देते हैं और या सीधा एप्सिलॉन लिख देते हैं, तो उसको बोला जाता है माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये तो था एसआई मात्रक पद्धति में। और CGS एसआई होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। CGS पद्धति होती है और इसमें हमें K का मान याद रखना है, 1 होता है। K का मान हमें हमेशा याद रखना है, K का मान 1 होता है। तो ये तो था भाई कूलाम नियम। कूलाम नियम वैज्ञानिक कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में दिया था, जिसके अनुसार यदि कोई दो बिंदुवत आवेश इस प्रकार रखे हैं कि उनके मध्य दूरी r है और इनके आवेश Q1 व Q2 है, तब उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होगा वो F = K Q1 Q2 बटे में R² होता है। K एक नियतांक है जिसे हम विद्युत बल नियतांक कह देते हैं और इसका मान 9 × 10⁹ होता है या 1 में एप्सिलॉन नोट होता है। ये एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है और निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट लिखा जाता है और माध्यम के लिए सिर्फ एप्सिलॉन लिखा जाता है या एप्सिलॉन m लिखा जाता है। इन दोनों का अनुपात यानी कि
एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये यहाँ तक क्लियर। सीजीएस पद्धति में के का जो मान होता है वो 1 होता है। कूलाम नियम का सदिश निरूपण, कूलाम नियम का सदिश निरूपण। तो हम कूलाम नियम का सदिश निरूपण करने जा रहे हैं। तो चित्र बनाएं आराम से, बढ़िया से चित्र अच्छा होना चाहिए। आपके पास स्केल है, स्केल से आसानी से बना सकते हो। ये कोई दो बिंदुवत आवेश है, एक यहाँ पड़ा है, दूसरा यहाँ पड़ा है। ये कोई निर्देश तंत्र है जिसका मूल बिंदु O है। इस बिंदु पर आवेश Q1 स्थित है। इस बिंदु पर आवेश कौन सा स्थित है? Q1 स्थित है, और यहाँ पे आवेश Q2 स्थित है। इस बिंदु को हम बोल देते हैं P, इसको हम बोल देते हैं Q। अगर Q आवेश है तो अपने यहाँ पे T बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है। तो P को हम O से मिला देते हैं, P को हम O से मिला देते हैं। ये जो स्थिति सदिश है ये R1 सदिश है। ठीक इसी तरीके से मूल बिंदु O के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R2 सदिश है। और बिंदु P के सापेक्ष Q का स्थिति सदिश R21 सदिश है। ये भी आपको बताएंगे 2-1 कैसे लिखा, 1-2 क्यों नहीं लिखा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास यानी कि कक्षा 11 में सदिश और सदिशों के बारे में बहुत से नियम पढ़े थे, उसी पे आधारित है ये। यहाँ पे आवेश Q1 है, यहाँ पे आवेश Q2 है। जब हम P से Q की तरफ आते हैं तो दूरी है R21। सदिश रूप में ये डिस्टेंस है, इसको सदिश दूरी बोलते हैं, R21 वेक्टर। और अगर हम 2 से 1 की तरफ जाते हैं तो ये दूरी होगी R12 वेक्टर। इसको याद कैसा रखा जाए? याद रखने के लिए हमें यहाँ पे उल्टा पढ़ना है। अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं तो उल्टा 1 से 2, नजदीक वाले को बाद में बोलेंगे, 1 से 2, 1 से 2 यानी कि 1 से हम 2 पे आ रहे हैं। तीर जब 1 से 2 की तरफ है तो हम इसको लिखेंगे R21 वेक्टर। और जब हम इस तरफ आ रहे हैं, 2 से 1 पे आ रहे हैं तो 2 से 1 R12 वेक्टर। ये बात हमें याद रखनी है और इस बात को हम बढ़िया से अभी करेंगे तो याद हो जाएगा बढ़िया से। एक एक चीज को क्लियर कराएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसके सदिश निरूपण की। पहली बात, आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला
विद्युत या कुलाम बल, कुलाम बल, विद्युत बल भी बोल सकते हैं, कुलाम बल भी बोल सकते हैं। तो देखो भाई, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल जो पहले बोला जाएगा के कारण, तो ये बाद में लिखा जाएगा, यानी कि ऐसा लिखा जाएगा F21, एक के कारण दूसरे पर लगने वाला बल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 बटे में बीच की दूरी क्या है, जब 2 1 है तो इसमें हम 2 1 का यूज करेंगे, तो 2 1 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे साथ साथ। और यहां पे आएगा R21 कैप, ये प्रदर्शित करता है दिशा को, एन कैप बीच में कॉल आ गई थी, देखें आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। चलो ठीक है, आ रही है तो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। हमने क्या लिखा? आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला कुलाम बल F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2। यहां पे अपने को सीक्वेंस नहीं देखना है क्योंकि ये सदिश राशि नहीं है, आवेश सदिश राशि नहीं है, इसलिए यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि 2 1 ही लिखो, कोई जरूरी नहीं है। ये एक अदिश राशि है, इसलिए इसको कैसे भी लिखो, इसका गुणनफल वही रहता है। लेकिन सदिश गुणनफल में क्या होता है, उल्टा करने पे माइनस आ जाता है, तो यहां ये याद रखें। दूसरी बात, आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला विद्युत बल तो हम यहां पे लिखे कि F2 वेक्टर, या वेक्टर जरूर लगाएं, F2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मोड ऑफ R12 वेक्टर स्क्वायर 2 1, या 2 1 नहीं लिखेंगे, या 1 2 लिखेंगे, 1 2 कैप। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी। इतना नोट करें, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब वापस हम 11वीं क्लास में जाएंगे, बढ़िया से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये क्या है, ये क्या है, इनको किस तरीके से रिलेट करेंगे, डायग्राम में देखेंगे। सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं। वैसे फिजिक्स के लिए बोर्ड बड़ा होना चाहिए,
बोर्ड छोटा है, कम से कम एक दीवार पे बोर्ड आना चाहिए। मेरे को याद नहीं है, अब आप बताओगे मेरे को क्या आना चाहिए। तो हमारे पास एक तो आया है R12 कैप और एक आया है R21 कैप। हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा था कि किसी सदिश का एकांक सदिश वह सदिश तथा उस सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा से समझें, एकांक परिमाण के किसी सदिश को एकांक सदिश कहते हैं, यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक इकाई हो, उस सदिश को हम बोलते हैं एकांक सदिश। या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोले, वह सदिश, कोई सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात एकांक सदिश कहलाता है। तो ठीक इसी तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले ये 1 2 और 2 1 क्या है, 11वीं क्लास में आ जाते हैं। तो 11वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम, उसको पहले जानेंगे। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं पर क्रमागत व्यक्त किया जाता है, तो तीसरा सदिश इन दोनों के विपरीत क्रम में होगा और परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। का मतलब हो गया, देखो भाई, ये जा रहा है और इधर मुड़ा ऐसे जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों का आपस में टकराव नहीं हुआ है, एक निश्चित क्रम में है ये। जबकि ये जाएगा तो इनसे टक्कर करेगा, मतलब ये विपरीत क्रम में है। यानी कि विपरीत क्रम वाला जो होगा वो शेष दोनों के योग के बराबर होगा, दोनों के योग के बराबर होगा। इसी से हमारे पास आ जाएगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी कि R21 वेक्टर को हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हैं। इसी प्रकार R12 वेक्टर को हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो भाई, जब R12 है तो डायरेक्शन ये है, तो ये और ये दोनों एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। इसको मैं पूरा विस्तार से बता देता हूं एक बार। ये और इसको काउंट करेंगे अपने, क्योंकि इस डायरेक्शन में R12 R2 प्लस R12 वेक्टर, R2 वेक्टर बराबर किसके होगा? R1 वेक्टर के। इसी से हमारे पास आ जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी, समझ में आ गया होगा, आ जाएगा, कोई बात नहीं। एक बार प्रैक्टिस की जरूरत है। 1 नंबर ये और ये 2 नंबर। इक्वेशन नंबर 1 ये, 1 नहीं, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई भाई? इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी। याद रखना इक्वेशनों को, क्योंकि मैं तो मिटाता जा रहा हूं, मेरे को याद नहीं रहेगा, मेरे को याद कराओगे आप, मैं भूल जाता हूं। चलो, अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, R12 कैप, यानी कि ये सदिश बटे में इस सदिश का परिमाण, ये सदिश और इस सदिश का परिमाण। R12 वेक्टर हमारे पास क्या आया? R12 वेक्टर हमारे पास आया R12 कैप बराबर
ये आया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और बटा में हमारे पास आया R1 माइनस R2 वेक्टर मोड। मोड का मतलब होता है परिमाण, और परिमाण से मतलब होता है कि दिशा, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण की। सदिश में दो चीजें होती हैं, एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है, जिसमें दिशा की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। तो परिमाण, सिर्फ परिमाण लेके चलें तो अदिश राशि होती है। परिमाण अकेला लेके चलें तो अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो ये परिमाण है, तो इसमें दिशा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। यदि हमारे पास कोई वेक्टर था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसको नोट मत करना, समझा रहा हूं मैं। इसका अगर हम परिमाण निकाल रहे थे, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का परिमाण निकाल रहे थे, तो हम इस तरीके से निकाल रहे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसके अंदर ना कहीं आई कैप आया, ना कहीं जे कैप आया, ना कहीं के कैप आया। इसका मतलब है ये क्या है, एक अदिश राशि है। परिमाण अकेला हो तो उसको हम अदिश ही बोलेंगे। दूसरी बात, अब ये अदिश राशि है तो इसको चाहे R1 माइनस R2 लिखें, ये परिमाण है। और ये परिमाण कहाँ, किसको व्यक्त करता है, यहां से इस बिंदु, इनकी P बिंदु से Q बिंदु के बीच की डिस्टेंस को व्यक्त करता है, T बिंदु के बीच की, P से T बिंदु के बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी को प्रदर्शित करता है। और दूरी आपको पता है अदिश राशि होती है। अकेली दूरी की बात करें तो दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। तो देखो भाई, राम यहां से चला और यहां पहुंच गया, वो 3 किलोमीटर चला, एकदम सीधा चलना है, 3 किलोमीटर चला। और फिर शाम यहां से चला और यहां पहुंच गया, 5 किलोमीटर चला। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सीधा चलोगे तो जितनी दूरी इधर से इधर है उतनी दूरी इधर से इधर है। तो इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 वेक्टर का जो मोड है, परिमाण है, वो बराबर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। ये जो परिमाण है दोनों आपस में बराबर है, तो परिमाण तो बराबर आ गए। अब हम बात करते हैं दिशा की। दिशा यहां बदल जाएगी। देखो, जब हम दिशा की बात कर रहे हैं तो इसका मुंह है इस तरफ और इसका मुंह है इस तरफ, दिशा बदल गई ना। इसमें परिमाण दोनों का समान है, एक जैसा है, इसलिए दोनों बराबर आ गए। जबकि अगर हम ऐसा लिखना चाहें, R12 कैप बराबर R2 माइनस R1, तो यहां बार माइनस देना पड़ेगा। अगर हम इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो बार माइनस कॉमन आ जाएगा, और यहीं पे हम लिखेंगे, इसको तो जैसा मर्जी लिख सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मोड है ये। इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं तो कैसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम बार माइनस लिखेंगे और इसको लिख दिया हमने। क्यों? क्योंकि दिशा चेंज हो रही है। इसी से हमारे पास आ जाएगा R12 कैप इज इक्वल टू माइनस, अब ये वैल्यू हमारे पास कहीं आई थी, समीकरण 4 में आई थी। देखो, समीकरण 4 में इसका मान क्या आया था, R21 कैप। ये सारा का सारा मामला खराब कर देता है, ये सारा का सारा मामला खराब कर देता है।
और इसी से जो बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है इस तरफ, जिसको हम बोलेंगे एक के कारण नहीं, दो के कारण, यहाँ दो है, दो के कारण एक पे बल, F2 बल, और इसको हम बोलेंगे दो के कारण एक पे बल, दो के कारण एक के कारण दो पे बल है ना, तो 2-1 बोलेंगे। तो ये जो मान है, एक ये मान, इक्वेशन नंबर ये 6 है, और ये इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों के मान हम समीकरण नंबर उसमें रखेंगे 1 और 2 में। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर पांच व 6 से 1 व 2 में मान रखेंगे। तो पहले मैं एक को लेके चल रहा हूं, F12 वेक्टर, 5 व 6 से 1 में कर दो एक बार। F12 है क्या पहली? यही होगी शायद, मेरे को याद नहीं है। 1 में 4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे में R F1 1 माइनस R2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड स्क्वायर इंटू R कैप 1 2। अब इस समीकरण में तो हम R2 माइनस 1 कर देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ फर्क पड़ जाएगा। तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, एक तो रखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दोनों का मोड बराबर होता है। तो इसकी जगह हम ये रख देंगे, यानी कि यहाँ पे ये रख देंगे, और दूसरा हम रखेंगे R12 कैप की जगह माइनस R21 कैप। तो ये दोनों ही यहां पुट करने पे हमारे पास आ जाएगा F12 बराबर 1 में 4πε0 डॉट Q1 बटे में Q2, यहां पे लिख दिया हमने R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर स्क्वायर इंटू R21 कैप माइनस का। इसको फिर से हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस, इसको हम ऐसे लिख दें 1 में 4πε0 डॉट Q1 Q2 बटे में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड स्क्वायर R21 कैप। ये वेक्टर है भाई, याद रखना, कहीं से भूलवश छूट जाता है तो बता देना मेरे को। तो देखो भाई, ये जो चीज है हमारी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आई थी, जो किसके बराबर थी? आप देखो इक्वेशन नंबर 2 को, माइनस F वेक्टर 2 1 इक्वेशन नंबर कितनी आ गई है? शायद 7 आ गई। तो ये जो समीकरण नंबर 7 है, कूलाम नियम के सदिश निरूपण को व्यक्त करती है, जिसके अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों का पालन करता है। यानी कि
उन दोनों बलों का परिमाण तो बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। क्रिया प्रतिक्रिया समझा है ना अपने? नाव से हम छलांग लगाते हैं तो जितना बल हम नाव पे लगाते हैं उतना ही बल नाव हम पे लगाती है। ठीक इसी तरीके से पहली वस्तु या पहला आवेश दूसरे पे जितना बल लगाता है उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पे लगाता है। यही सदिश निरूपण है। यानी कूलाम्ब बल या विद्युत बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों का पालन करता है। आज के लिए काफी है। कल नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत टाइम दिया आपने, कीमती समय आपका। तो किसी की कोई समस्या हो तो बताएं। If anyone have any type of problem, say me. सबको आवाज सही आ रही थी? सबको बढ़िया लगा लेक्चर? आवाज सही नहीं आ रही थी? ये देवाराम चला गया क्या? देवाराम, और तू बता भी आवाज कैसे आ रही थी? तेरा लिखा हुआ है नहीं आ रही थी। सही आ रही थी। यस यस, हाँ ठीक है। तो कल फिर लेक्चर होगा और फिक्स टाइम पे आ जाया करो, वेट ना करना पड़े।